क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, है ना। अब पढ़ेंगे हम लोग क्या? कूलम्ब्स लॉ, ठीक है। तो कूलम्ब्स लॉ क्या देता है? ये एक आइडिया देता है क्या कि दो चार्जों के बीच के क्या इंटरेक्शन, कैसा इंटरेक्शन है, इसके बारे में क्या देता है? ये आइडिया देता है और कुछ भी नहीं, है ना। क्या लिखेंगे? इट गिव्स आइडिया ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेज। समझ में आया? हाँ। अब देखो चार्जेज कितने टाइप के हम बताए थे? 2 टाइप्स के। कौन कौन? पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव को क्या बोले थे? पॉजिटिव को क्या बोले थे? लाइक चार्ज है भाई। पॉजिटिव क्या हो गया? लाइक। और नेगेटिव क्या हो गया? फिर भी कहता है कहाँ से आए हो रे? पॉजिटिव क्या हो गया? लाइक चार्ज हो गया ना। अब यहाँ देख, पॉजिटिव और नेगेटिव ये क्या हुआ? अनलाइक चार्ज। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो कूलम्ब्स लॉ का क्या कहता है? ये इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेज, दो चार्जों के बीच में इंटरेक्शन कैसा है ये बताता है। कौन? कूलम्ब्स लॉ। बात समझ में? चलो अब देखो, इसको कह देते हैं फर्स्ट और इसको कह देते हैं सेकेंड, है ना। तो ये इस पे फोर्स लगाएगा, किधर? हम बोले थे ना कि लाइक चार्ज क्या करता है? रिपेल करता है। लाइक चार्ज क्या करता है? रिपेल करता है। तो ये रिपेल करेगा तो इधर दूर भगाएगा ना, और ये इसको रिपेल करेगा तो इसको दूर भगाएगा नहीं। तो इस पे जो फोर्स लिखेंगे और इस पे जो फोर्स लिखेंगे, तो इस पे फोर्स लगेगा है किसके कारण? थोड़ा देर सोच कि 2 गायब है, इस पे कोई फोर्स इन्फ्लुएंस करने वाला है? समझ में आया कि नहीं आया? तो यानी फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड। तो ये हो गया फोर्स। बात समझ में आया? सिमिलरली इस पे कौन फोर्स लगा रहा है? फर्स्ट। तो इसीलिए इसको लिखेंगे फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट। यानी इसका जो रीजन होता है ना उसको हम लास्ट में लगाते हैं और जिस पे लगता है उसको पहले। बात समझ में आया कि नहीं आया? सेम चीज ये है। तो इस पे क्या लगेगा बताओ? इधर फोर्स लगेगा, इधर फोर्स लगेगा। सेम चीज यहाँ भी लिख दूँ, इसको भी 2 मान लेते हैं, है ना। और F1 ड्यू टू सेकेंड। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे देखो, ये इसको क्या करेगा? इसको फर्स्ट कह दें और इसको सेकेंड कह देते हैं। तो ये इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। और ये इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। बताए थे ना अनलाइक चार्ज लव एक दूसरे को करीब बुलाता है नहीं, और सेम वाला दुश्मनी हो जाता है ना तो दूर भागाता है अपने आप से नहीं। तो अब यहाँ पे इसको क्या लिखोगे? फोर्स, अरे बोलना जोर से, एक बार हो गया ना। कौन सा रॉकेट साइंस पढ़ा रहे हैं? इतना तो है काबिल तू लोग। समझ में आया कि नहीं आया ये चीज? अब एक चीज देखो, यहां भी देखो, फोर्स दोनों का डायरेक्शन कैसा है? यहाँ पे ए रामा, सेम कैसे है बताओ? एक फोर्स इधर खींच रहा है और इस फोर्स का डायरेक्शन इधर है। एरो किधर बताता है? अपोजिट नहीं है यार। ये इस पे इधर है और इस पे इधर ना है, तो क्या सेम हो गया? नहीं आया शायद। अरे अट्रैक्ट बुलाता है, लेकिन इसको बुलाने के लिए इधर से खींचिए और इसको बुलाने के लिए इधर से खींचिए नहीं। तो इसका डायरेक्शन, फोर्स का डायरेक्शन किधर हुआ? लेफ्ट साइड नहीं हुआ। और इसका कितना हुआ? अरे ये राइट है, अरे राइट ये है ना। ओ हाँ तो ये क्या हो गया? राइट साइड। और ये क्या हो गया? लेफ्ट साइड। डायरेक्शन क्या हो रहा है? नॉर्मल सी बात। समझ में आ गया? कोई दिक्कत है क्या? अब ये नहीं कहेंगे कि डायरेक्शन सेम है। चलो, तो एक चीज तो समझ में आ गया भाई कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जब दो चार्जों के बीच में लगता है तो उसका डायरेक्शन क्या होता है? एक लाइन लिख दें यहाँ पे। अब कोई दिक्कत है?
और एक चीज़ सुन ही लो, उसके बाद दोनों एक ही साथ। अब जितना देखो, सुनना, जितना डिस्टेंस पे ये है इसके लिए उतना ही डिस्टेंस पे ये है। नहीं आया? मान लो थोड़ा देर के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से पहले यहाँ था, अब यहाँ आ गया। अरे दो चार्ज है ना, पहले यहाँ है, अब इस पे ये फोर्स लगा रहा है और इस पे ये फोर्स लगा रहा है, तो ये यदि यहाँ गए मतलब इतना ये आएगा तो ये भी तो इतना आएगा। नहीं यार, तो दोनों के बीच का सेपरेशन बढ़ रहा है या एक ही के बीच का सेपरेशन? ऐसा तो होगा, सेपरेशन हमेशा दो के बीच में ही होता है। अब हमारे एक मैं ही बोलूँ कि मेरे बीच में सेपरेशन क्या, कुछ नहीं बता सकता सामने वाला। कम से कम रेफरेंस तो दो, कहाँ से मैं अपने को मेजर करूँ। नहीं, यहाँ से बोलोगे तो इतना सेपरेशन है, उस बोर्ड से बोलोगे तो इतना दूर सेपरेशन, बोर्ड से बोलोगे तो थोड़ा सा और कम। नहीं आया? कोई दिक्कत है? तो यहाँ पे हम क्या बोले, ये इस पे फोर्स लगा रहा है और ये इस पे फोर्स लगा रहा है, और किस मैग्नीट्यूड से? इक्वल, सेम मैग्नीट्यूड से, है ना? बात समझ में आया कि नहीं है? तो ये भी इस पे क्या लगाएगा? इक्वल मैग्नीट्यूड से, और ये भी इस पे क्या लगाएगा? इक्वल मैग्नीट्यूड से। यदि ये इसको 10 न्यूटन से खींच रहा है तो ये भी इसको कितना से? 10 से खींचेगा। ये यदि इसको 5 से खींच दिया तो ये भी इसको कितना से खींचेगा? भगाएगा, 5 से ही भगाएगा। बात समझ में? चलो धन्यवाद। तो यहाँ पे एक लाइन लिखा जा सकता है नहीं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। गुड, समझ में आया कि नहीं आया? चलो अब थोड़ा सा न्यूटन वाला कर ले आते हैं, इसमें क्या कहते हैं न्यूटन जी। अब एक चीज बताओ, मैग्नीट्यूड दोनों फोर्सेस का क्या है? सेम। तो क्या हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं, फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड, मैग्नीट्यूड के लिए मॉड लगाइए, इक्वल्स टू फोर्स ऑन टू ड्यू टू फर्स्ट। ये क्या होगा? बराबर हो गया। तो मैग्नीट्यूड क्या हो गया? सेम। डायरेक्शन क्या हो गया? अपोजिट। वो बुद्धि से दिख ही रहा है। आया कि नहीं आया ये चीज़ समझ में? अब एक चीज़ बताओ यहाँ पे कि मैग्नीट्यूड दोनों फोर्सेस का क्या है? सेम। तो आपको नहीं लगता एक्शन रिएक्शन पेयर हो गया ये? अरे कुछ तो बोलो, कौन सा पेयर हो गया? एक्शन रिएक्शन पेयर। कैसे? क्योंकि न्यूटन्स थर्ड लॉ कहता ही है ना कि जब भी फोर्स लगता है इक्वल मैग्नीट्यूड में सेम है ना, और डायरेक्शन क्या लगता है? अपोजिट रहता है। तो डायरेक्शन क्या है इसका? अपोजिट, और मैग्नीट्यूड क्या है? सेम। तो कौन सा हुआ? एक्शन रिएक्शन हो गया कि नहीं हो गया? नहीं आया? चलो ठीक है। अब ये तो हम इसको कह दिए कि क्या? एक्शन रिएक्शन। क्या कह दिए इसको? एक्शन रिएक्शन पेयर फोर्स, है ना? कोई दिक्कत? लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा? अब देखो थोड़ा सा, अब इसको तो यहाँ पे दिख रहा है कि हाँ भाई अपोजिट है, ये है दिस है मैग्नीट्यूड, ठीक। अब इसी को निगेटिव ले लो, पॉजिटिव ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेगा। अब तो हम ये भी कह सकते हैं ना कि ये हुआ फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड, और ये हो जाएगा फोर्स ऑन, है कि नहीं है? अपोजिट। लेकिन क्या ऐसा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है? नेवर। कभी भी ये इधर नहीं आएगा और ना ये इधर जाएगा, यानी ये जब भी जाएगा तो इस साइड डिस्प्लेस होगा, और ये जब भी जाएगा तो इस साइड डिस्प्लेस होगा। नहीं आया समझ में? तो इस लाइन में एक छोटा सा कंक्लूजन डाला गया। क्या किया गया? डाला गया। देखो ये सही है, एक्शन रिएक्शन ऐसा है कि नहीं, मैग्नीट्यूड है, अपोजिट डायरेक्शन है। लेकिन इस केस में थोड़ा सा एक लाइन डाला गया, क्या कि जब भी दो फोर्सेस लगेंगे, या बोलो दो चार्जों के बीच में फोर्स लगेंगे, वो किसके अलोंग लगेंगे? लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन टू चार्जेज। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ पर लिख सकते हैं ना, एक्शन रिएक्शन पेयर फोर्स, है ना? बात इतना तक समझ में आया? चलो इसको मिटाऊं थोड़ा सा, रोकना अपना भी होता है क्या? तो अब देखो वहां पे तो एक लाइन और यहाँ पे ऐड हो सकता है कि नहीं हो सकता है? वो क्या होगा? है ना, एक्शन
रिएक्शन पेयर फोर्स अप्लाइड along the line joining between two charges। गुड, आ गया कि नहीं आ गया, है ना। अब यहाँ पे तो कह सकते हैं ना कि ये भाई पॉजिटिव रहा और ये पॉजिटिव रहा, इसके बीच में लाइन ज्वाइनिंग तो यही होगा, कोई दूसरा ये लग रहा है, ये लग रहा है। लाइन कभी भी कर्व नहीं होता, क्या होता है, स्ट्रेट होता है, स्ट्रेट होता है ना जी। तो यानी ये हो गया ख़त्म, ये भी हो गया इससे ख़त्म। अब लाइन ज्वाइनिंग ये हुआ तो इसके अलोंग ये फोर्स लगाएगा और इसके अलोंग ये फोर्स लगा लेगा। बात समझ में आया कि नहीं आया। अब एक्शन रिएक्शन पेयर भी संशोधन हो गया कि नहीं हो गया, किससे, लाइन से, इस मतलब इस लाइन से। अच्छा कोई बात नहीं, फर्स्ट और सेकंड, फोर्स और सेकंड ड्यू टू फर्स्ट। कोई दिक्कत है इसको समझने में थोड़ा सा भी, हाँ हो गया, थोड़ा देर रुक दो। ये रहा पॉजिटिव चार्ज, ये रहा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और इसके बीच में क्या लगेगा, फोर्सेस लगेंगे। तो फोर्स ऑन, कोई दिक्कत है इसको समझने में। अब यहाँ पे देख क्या लिख रहे हैं, ठीक है, समझ में आया। अब देखो एक चीज़, अभी हम बताए थे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एक लाइन और लिख सकते हैं ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट्स बिटवीन टू चार्जेज along the line joining between them, है ना। कोई आपत्ति है इसको समझने में। अब एक देखो, जब लाइन ज्वाइनिंग देम, कोई भी चार्ज है इसको क्या कहेंगे यहाँ पे, तो ये इस पर फोर्स लगाएगा इधर और ये इस पर फोर्स लगाएगा इधर, तो इस लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग ना लगाएगा, यानी जिधर लाइन का डायरेक्शन होगा उधर ही फोर्स का डायरेक्शन होगा। बात समझ में आया कि नहीं है। तो ये हम कह सकते हैं कि नहीं, ये सेंटर टू सेंटर फोर्स हो गया, क्या हो गया, है ना। तो लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन, जब भी लाइन के अलोंग जब भी फोर्स लगेगा ना, क्या बोले हम, लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग जब भी फोर्स लगेगा तो उस फोर्स को हम लोग क्या कहेंगे, लाइन, या लिख लो फोर्स, क्या लिख रहा हूँ, फोर्सेस एक्ट्स along line joining that force is central forces, है ना। जो सेंट्रल फोर्सेस होगा कि नहीं होगा, क्या हो गया। चलो देखो, अभी तक हम लोग क्या पढ़े कि कूलम्ब्स लॉ क्या है, क्या देता है, आइडिया ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेज, है ना। उसके बाद सेम चार्ज क्या करता है, रिपेल करता है, और लाइक चार्ज क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। और फोर्स जो लगता है वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। वो चार्ज का कैरेक्टर कुछ भी रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। बात समझ में आया कि नहीं आया। उसके बाद क्या बताए कि ये फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड हो गया, डायरेक्शन क्या हो गया, अपोजिट। इससे क्या समझ में आया कि ये एक्शन रिएक्शन पेयर है। फिर हम लोग देखें एक्शन रिएक्शन पेयर है तो ये भी नीचे और ऊपर करके देखें, ये भी चीज़ एग्जिस्ट करना चाहिए, नहीं, लेकिन वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं किया। तब हम लोग उसमें एक संशोधन करके एक लाइन डाले, क्या कि फोर्स तो लगेगा एक्शन रिएक्शन पेयर, लेकिन किसके अलोंग, लाइन ज्वाइनिंग देम। बात समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है ना ये चीज़। अब उसी चीज़ को, ये जो फोर्स लग रहा है लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन देम का, और इसी फोर्सेस को हम लोग क्या कह देते हैं, कौन सा फोर्स कह देते हैं, सेंट्रल फोर्स। अरे ग्रेविटी पढ़ा होगा 11th में, है ना, या 9th में पढ़ा होगा। तो ग्रेविटी क्या करता है, ये दो बॉडी है ना, तो सेंटर टू सेंटर इधर लगाया फोर्स, ये इधर लगाया फोर्स, है ना। तो ये ग्रेविटी भी क्या हुआ, सेंट्रल फोर्स हुआ। बात समझ में आया कि नहीं आया ये चीज़, हाँ। चलो अब इसी में देख लो,
देखो सुनो, एक चीज़ हम कह देते हैं, कूलम्ब्स लॉ से रॉकेट वाला क्वेश्चन नहीं पूछेगा। एक चीज़ बताओ, कूलम्ब्स लॉ क्या होता है? Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। उसमें क्या पूछ लेगा तुमसे, बताओ? कुछ नहीं पूछने वाला यार, वो सब बना लेगा। यदि किसी की का Q का वैल्यू देना है तो वो आराम से नहीं बना सकता। बात समझ में आया कि नहीं आया? कितना फोर्स लगा, ये तो पूछने वाला नहीं है। कूलम्ब्स लॉ तुमसे पूछेगा सारा का सारा मैकेनिक्स यूज करके। इतना जई थोड़ी है आसान के कोई हलवा है, आ जाओ भाई कर लेते हैं, क्या बात समझ में आया कि नहीं आया? तो मैकेनिक्स पूरा यूज होगा इसमें, जितना भी पार्ट्स होगा ना। भी कूलम्ब्स लॉ में केवल एक ही काम हम लोग करेंगे, क्या कि Q1 Q2 बाय R स्क्वायर फार्मूला लगाएंगे, बाकी बाद उसका कोई काम नहीं होगा। बात समझ में आया कि नहीं है? जैसे अभी देखो क्या चीज़ को, नॉर्मल को सेंट्रल फोर्स देख लेते हैं, क्या दिक्कत है। ये सरफेस है, ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे इधर लगेगा नॉर्मल और इधर लगेगा mg। इसको क्या कहोगे? चलो देख लो, ये बॉडी, ये बॉडी, अब इससे भी तो हो सकता है, नहीं हो सकता? अब देखो इस पे यदि तुम डालोगे तो यदि ये किधर भी, ये मान लो इसको ही F इधर डाले हैं, F इधर डाले हैं, ये ज्वाइंट कर लो, थोड़ा सा थ्रेड वाला कर लें, स्ट्रिंग वाला जो किए थे, ये हो गया टेंशन। तो ये इधर जाएगा ना, तो इस पे और इस पे। एक चीज़ बताओ, इस पे नॉर्मल कौन सा काम कर रहा है? क्या लगता है आपको? अच्छा एक चीज़ बताना, क्या नॉर्मल यहाँ लग रहा होगा? क्या नॉर्मल यहाँ लगता है? 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 हाँ? हर जगह नॉर्मल लगता है। अब बताओ क्या कहोगे? समझ में आया? देखो चलो मुद्दा से भटको नहीं, क्वेश्चन करते हैं अच्छा से। अब देखो यहाँ देखना, दो चार्जेस सेपरेशन कुछ भी है, R है मान लो, और ये कितना है 2 कूलम, और ये कितना है 4 कूलम। इसका मास कितना 2 kg और इसका मास 4 kg। ठीक है, अब हमको कह दिया कि इस पे फोर्स लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक, और कैसा फोर्स लगेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक लगेगा ना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा तो ये किधर दूर भागना चाहेगा ना, रिपेल करने का। तो मान लेते हैं थोड़ा देर के बाद ये कहाँ पहुँच गया, यहाँ पे, और इस इंस्टेंट पे जो इसका वेलोसिटी है ना वो कितना है 10 मीटर पर सेकेंड। कितना है 10 मीटर पर सेकेंड। तो अब इस जब जिस इंस्टेंट पर ये यहाँ पहुँचा होगा, मान लो ये चला x और ये चला कितना x1 चला है ये, और ये x2 चला है ना, x1 और कितना चला है x2। तो ये इस इंस्टेंट पर इसका वेलोसिटी कितना होगा? बात समझ में आया? अब एक चीज़ बताओ, ये कौन सा है फोर्स? ये इस पे लगाएगा, ये इस पे लगाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? कंजर्वेटिव होता है, नहीं होता है। तो इस पे नेट फोर्स क्या लगे, हम क्या बोले, फोर्स क्या लगता है इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन ना। तो नेट फोर्स कितना लगेगा बताओ? 0। नहीं आया शायद समझ में। अब इसको क्या करते हैं कि हम लोग रिलीज करते हैं। क्या करते हैं? रिलीज। समझ में आया? इसको पकड़ के रखे हुए एक छोड़ दिए, है ना। तो क्या करेगा, दोनों भागना शुरू करेगा कि नहीं करेगा। तो इस सिचुएशन में इस यहाँ का वेलोसिटी हम लोग ले लिए कितना 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ का वेलोसिटी कितना होगा? समझ में आया कि नहीं आया? तो हम लोग जान गए ना कि एफ नेट कितना है बाबू रे 0, यानी नेट फोर्स कितना हो गया किसी भी सिस्टम पे 0। तो यानी यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगेगा। नहीं आया समझ में? यहाँ पे क्या लगेगा? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? है तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है? पी आई इक्वल्स टू पी एफ नहीं कहता है। तो इनिशियली में जब हम लोग इसको रखे हुए हैं तो इसको पकड़ के रखें ना, रिलीज करने से पहले पकड़ के रखेंगे। तो दोनों का वेलोसिटी कितना 0। तो मोमेंटम क्या होता है एम बी। एम बी ना रे भाई, मैग्नीट्यूड कितना होता है एम बी। तो भी 0, इसका भी 0 है ना। तो यहाँ से मोमेंटम कितना हो गया? इनिशियल मोमेंटम कितना 0। तो फाइनल भी मोमेंटम क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए कि नहीं? कोई दिक्कत है? तो इनिशियल मोमेंटम तुम्हारा 0, तो m मान लो, तो ले सीधे लिखते हैं सीधे हम, है ना 4
यहाँ पे कितना 4 है कि जी ना, 4 इंटू 10, 4 इंटू 10 प्लस v इंटू 2, v इंटू 2, कोई दिक्कत? तो यहाँ से v बराबर कितना आ रहा है, -20 मीटर पर सेकेंड। ये माइनस क्या बताता है भाई, कि जिधर आपका v है ना उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया? यानी देख लो ये इधर मूव भी करता है कि नहीं करता है, तब तो अपोजिट आया था, नहीं आया शायद, कोई दिक्कत है? तो v बराबर कितना हो गया, 20 मीटर पर सेकेंड। डायरेक्शन हम दे दिए इसीलिए माइनस हटा दिए हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत इसको समझने में? हाँ चलो देखो कूलम्स लॉ, फिर से यहाँ से कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ क्या है, F1/2 ड्यू टू फर्स्ट इक्वल्स टू F12 ड्यू टू फर्स्ट। जो ये होता है ना फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, Q1 का, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q2 का भी, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे क्या, तो गिर पड़ा तो क्या हुआ, पढ़ ना। चलो देखो, तो ये इस पे Q1 है और इसका Q2 है, सेपरेशन कितना है R। तो ये फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा, Q1 का, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा, Q2 का, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होगा, स्क्वायर का। बात, और एक चीज़ याद रखना, जब भी सेंट्रल फोर्स का बात होगा ना, क्या बोले हम, सेंट्रल फोर्स का, वो हमेशा ना यूनिवर्स स्क्वायर लॉ का फॉलो करेगा। इन्वर्स स्क्वायर लॉ क्या है, 1/r²। नहीं आया समझ में? तो इसको फॉलो करेगा ही करेगा जो भी सेंट्रल फोर्स हो। बात समझ में आ गया क्या होगा? अब एक चीज़ बताओ, इसी को हम लोग लिखते हैं तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, Q1 Q2/r²। इसको यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी हटेगा ना, प्रोपोर्शनल साइन हटेगा, तो यहाँ पे कोई ना कोई कांस्टेंट डालते हैं, तो यहाँ पे हम K डालते हैं, जिसका K का वैल्यू कितना हो जाता है, 9 × 10⁻⁹ यूनिट क्या हो जाएगा, फोर्स न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। कोई रॉकेट साइंस है इसमें, बताओ, कोई दिक्कत? अब यहाँ पे देखो K क्या होता है, 1/4πε0 है ना, और ये ε0 क्या है, परमिटिविटी। क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस को ही हम लोग कहते हैं एयर या, बात समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत? तो यानी हम ये देखो, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस का परमिटिविटी, नहीं एयर, यानी यहाँ पे कुछ ना कुछ मीडियम से रिलेटेड नहीं आ गया, नहीं आया शायद समझ में भाई? हाँ, अब ये यदि मीडियम पे डिपेंड करता है तो K भी क्या करेगा, मीडियम पे डिपेंड करेगा। नहीं आया समझ में? तो अब हम ये कह सकते हैं ना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन मीडियम पे। नहीं आया समझ में? जिस मीडियम में डालेंगे वैसा इन्फ्लुएंस करेगा। कोई दिक्कत है इसको समझने में? हाँ, अब एक चीज़ बताओ, जैसे स्पीड ऑफ लाइट c क्या होता है, बताए थे ना, 1/√μ0 और ε0। तो यहाँ से ही हम लोग ε0 का वैल्यू निकालते हैं, और जिसका वैल्यू होता है कितना, 8.85 × 10⁻, इसका इन्वर्स ना न्यूटन पर मीटर। कोई दिक्कत है इसको समझने में? तो इसके बारे में हम अब जब हम कूलम्ब्स लॉ इन मीडियम पढ़ेंगे ना तो भर भर के पढ़ेंगे, ठीक है? अब तक इतना बस रख लो। अब देखो टाइप्स ऑफ फोर्स। पहला क्या है, कंजर्वेटिव। दूसरा क्या पढ़े हम लोग, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। क्लियर है कि नहीं है? हम इसमें कंजर्वेटिव फोर्स पे बताए थे कि जिसका वर्क डन, क्या बोले हम, जिसका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करे। क्या बोले हम, पाथ पे डिपेंड नहीं करे, तो उसको, उस फोर्स को क्या कहते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स, है ना?
तो यहाँ पे लिख सकते हैं ना, वर्क डन इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम पाथ, है ना। तो ये क्या हो गया, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव। जस्ट इसका रिवर्स किस पे डिपेंड करे, या लिख लो वर्क डन, है ना, वर्क डन डिपेंड्स ऑन पाथ, यानी पाथ पे डिपेंड करता है तो वो क्या होता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है। जैसे फ्रिक्शनल वर्क, फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है, पाथ पे ना, नहीं। कंजर्वेटिव क्या होगा, जैसे mg है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है। तो वर्क डन उसके पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। बात समझ में आया कि नहीं आया। अब इसको इतने यहाँ से यहाँ कितना भी ले जाओ, हमेशा उसमें पोटेंशियल एनर्जी कितना रहना है, mgh, तो वर्क डन उतना ही होगा उसका। नहीं आया, बताए। क्लियर है कि नहीं है ये चीज़। और हम लोग कंजर्वेटिव को चेक करने के लिए कितना मतलब बताए थे, कंडीशन 3 नहीं बताए थे। पहला कि एफ नेट कितना हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। तो एफ नेट 0 होता है कि नहीं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में, नहीं आया सही समझ में। दूसरा है कि एफ नेट क्या होना चाहिए, एफ एक्स का आई कैप प्लस एफ वाई का जे कैप प्लस एफ जेड का के कैप होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और तीसरा पॉइंट क्या है कि एफ फोर्स जो होता है वो क्या हुआ, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। फोर्स क्या होना चाहिए, सॉरी, परफेक्टली भी होना चाहिए। एज डिफरेंशिएबल तो ठीक है, बट कैसा होना चाहिए, परफेक्टली होना चाहिए। फोर्सेस क्या होना चाहिए, परफेक्टली डिफरेंशिएबल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, परफेक्टली डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो जब ये इस तीनों में से लाई करे जाएगा, हम लोग क्या समझ जाएंगे, कंजर्वेटिव फोर्स है। और कंजर्वेटिव फोर्स है तो यहाँ पे हम लोग बताए थे वर्क पावर एनर्जी में, है ना, कि पोटेंशियल डिफाइन होता है ओनली फॉर किसका, कंजर्वेटिव का। अदरवाइज किसी का पोटेंशियल डिफाइन, नॉन कंजर्वेटिव में तो कुछ ना कुछ लॉस हो जाता है ना, हिट में चला गया, इधर चला गया, उधर बहुत सारा चीज़ बर्बादी है। लेकिन कंजर्वेटिव में कहीं भी बर्बाद। बात समझ में, चलो क्लियर। कोई इसमें कोई दिक्कत है, समझ में आ गया ना ये चीज़। चलो इसको मिटा। अब देखो ये क्या है, वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। अब हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे एक कोई पॉइंट चार्ज है जिसका कोऑर्डिनेट कितना है, 0,0, और इस पे कोऑर्डिनेट का a,0 मान लो, ठीक है। तो यानी यहाँ पे चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना हो गया, Q1, और यहाँ का चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या इतना हो गया, Q1 Q2 कर दो, कोई दिक्कत नहीं, क्या फर्क पड़ता। अब देखो ये क्या है, x। तो अब इसके लाइन ज्वाइनिंग तो यही है ना, ये x वाला लाइन है। तो इधर फोर्स लगेगा तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू फर्स्ट, वो भी कितना, k Q1 Q2 बाई a²। और क्या साइन दिए हो, वेक्टर। तो डायरेक्शन कैसा है इसका, राम, x ना, तो आई कैप। क्या यार, समझ में आया कि नहीं आया। अब ये भी तो इस पे फोर्स लगाएगा, नहीं लगाएगा। तो फोर्स यदि लगाएगा तो कितना लगाएगा बताओ। इस पे यदि फोर्स लगेगा तो कितने की इस पे इसके वजह से लगेगा ना, तो कितना लगेगा, k Q1 Q2 बाई r, या a है ना, सॉरी, तो a²। और f ड्यू टू फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड, तो किधर है, -i का। तो डायरेक्शन भी पता चल गया कि नहीं चल गया, इसका -i और इसका +i, और इक्वल इन मैग्नीट्यूड। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब इसी में एक चीज़ और समझने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ समझ में आया ना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर, क्योंकि यहाँ पे एफ नेट कितना है रे बाबू, 0 नहीं है। एफ नेट कितना है तो इस सिस्टम में 0, और इस सिस्टम का यदि एफ नेट 0 है तो वो किस में होगा, कंजर्वेटिव में। इसीलिए यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, डिफाइंड है। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे, भर भर के पढ़ेंगे, है ना। बात समझ में आया कि नहीं आया। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट एक चीज़ देख लो कि 2 चार्ज हैं,
मतलब आप क्या कहते हैं, सेम इन नेचर बट आप अनइक्वल इन मैग्नीट्यूड है। Q1 Q2 दे दिए हैं तो इक्वल तो नहीं होगा, है ना, अलग मैग्नीट्यूड है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोलो बोलो, इसमें फोर्स ना देखो, यहाँ पे देखो इक्वल इन क्या हो गया, मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन हो गया कि नहीं हो गया। अब एक चीज देख, कोई तीसरा चार्ज ला कर रख, किसी भी मैग्नीट्यूड का कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी नेचर का रख लेते हैं, यहाँ पे रख लें, बोलो क्या रखें, पॉजिटिव निगेटिव, क्या पॉजिटिव, और वो भी कितना मैग्नीट्यूड का, बोलो Q3 कर दें, कोई भी मैग्नीट्यूड का क्या फर्क। अब देखना, इसके वजह से इस पे हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो इसके वजह से इस पे फोर्स कितना किधर लगा, इधर आई कैप में के डायरेक्शन में लगा ना जी। अब ये यहाँ पे कोई ना कोई कोऑर्डिनेट होगा कि नहीं होगा, इसका नहीं आया शायद समझ में किसी को, इसका कोई ना कोई कोऑर्डिनेट होगा कि नहीं होगा। अब ये जो है इस पे फोर्स लगाएगा, वो भी किधर, सेंट्रल फोर्स है ना, क्या है ये फोर्स, सेंट्रल फोर्स है, तो फोर्स हमेशा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन देम के अलोंग लगेगा ना। तो अब इसको लाइन ज्वाइनिंग किया इधर, भाई इसके फोर्स इधर लग गया। क्या ये फोर्स, सुनना, ये F3 कर दें, F(2) ड्यू टू 3, हाँ, क्या ये फोर्स इस फोर्स को इफेक्ट कर रहा है, नहीं इफेक्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये अपना फोर्स लगा रहा है और ये अपना इस डायरेक्शन में फोर्स रहा है। हाँ, नेट फोर्स कुछ और होगा, ये संभव है, बट इसके वजह से इसके फोर्स पे कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। नेट फोर्स कुछ और हो जाए वो अलग चीज है, बात समझ में आया कि नहीं आया, क्या बोले हम, नेट फोर्स कुछ और हो जाए इस पे वो अलग चीज है, लेकिन इसके वजह से इस चार्ज पे, समझ में आया, इसके वजह से जो इस चार्ज पे फोर्स लग रहा है, कि उस फोर्स पे इसके वजह से कोई जो फोर्स लगेगा वो उस पे क्या करेगा, इंडिपेंडेंट रहेगा, उससे उसको कोई मतलब नहीं है, लेना देना नहीं है। शायद समझ में आ गया होगा, बात समझ में आया कि नहीं आया। yes, sir. तो यहाँ पे एक लाइन और लिख सकते हैं, क्या, फोर्स, ये कह लो कि जो थर्ड जो फोर्स होता है ना, थर्ड जो पार्टिकल के या थर्ड चार्ज के वजह से जो फोर्स लगते हैं वो कोई इफेक्ट नहीं डालता किस पे, पहले जब फोर्स लग रहा था उस पे। अब मान लो कोई एक और फोर्स चार्ज आ गया, क्या आ गया, एक चार्ज और यहाँ पे आ गया, तो अब ये चार्ज क्या करेगा, इसके अलोंग इधर फोर्स लगा देगा कि नहीं लगा देगा, हाँ, अब ये फोर्स ना इस पे इफेक्ट डालेगा ना, इस पे फोर्स डालेगा, किसी पे भी इफेक्ट नहीं डालेगा, ये अपना इंडिविजुअल लगाएगा, ये अपना इंडिविजुअल लगाएगा। बात समझ में आ गया होगा, चलो ठीक है, रखो। तो समझ में आया कि नहीं आया इतना। तो क्या बोले हम, जो दो चार्जों के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसके थर्ड चार्ज के होने या ना होने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बात समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत। अब एक चीज़ देखो, तो जैसे अभी यहाँ पे एक चीज़ और बताए थे, परमिटिविटी नहीं और फ्री स्पेस, तो अब ये भी कह सकते हैं ना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किस पे डिपेंड करता है, मीडियम पे डिपेंड करता है। कोई तीसरा चार्ज और चौथा चार्ज पे होने और ना होने से कोई उसको फर्क नहीं पड़ेगा। बात क्लियर है इतना तक शायद। अब एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे जेईई में पूछा गया है, वो बताओ कि यहाँ पे कोई चार्ज है, ठीक है, Q1, यहाँ पे कोई चार्ज Q2 है और सेपरेशन कितना दे दिया है 1 मीटर, नहीं, और कह दिया है कि Q1 एंड Q2 क्या है, पॉजिटिव इन नेचर या नॉन जीरो है ना, क्लियर है कि नहीं है। और उसमें क्या क्वेश्चन कह रहा है, एक मिनट रुको, तो आप एक चीज बताना है कि इसमें मिनिमम फोर्स कितना लगेगा, मिनिमम सेपरेशन है ना, तो सबसे मिनिमम फोर्स कितना लगेगा। तो अब एक चीज बताओ, हम लोग क्या फोर्स बराबर क्या पढ़ते हैं, Q1 Q2 बाय R² पढ़ते हैं ना जी। और मिनिमम फोर्स है ना, मिनिमम फोर्स, और Q1 Q2 क्या है, अननोन है, अननोन है ना। क्वेश्चन में ये पूछा गया, क्या कह दिया गया है, अननोन है ये, तो अननोन कहा गया और मिनिमम फोर्स भी हमको चाहिए। और हम लोग ये चीज़ जानते हैं ना चार्ज में कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज
और एक इलेक्ट्रॉन से कम चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा। बात समझ में आया कि नहीं है? बेसिकली वो यही पूछना चाहता था कि ध्यान है कि नहीं है ना। तो के ई बाय आर का तो 1 है, तो 1 का स्क्वायर क्या हो गया, के ई स्क्वायर हो गया आंसर। नहीं आया समझ में? तो मिनिमम फोर्स किसी भी दो चार्ज के बीच में कितना एग्जिस्ट करेगा, मिनिमम, मैक्सिमम इनफाइनाइट है, कितना भी एग्जिस्ट करेगा वो तो चार्ज का वैल्यू पर। समझ में आया कि नहीं आया? मिनिमम फोर्स दो चार्ज के बीच में कितना है, के ई स्क्वायर। कोई दिक्कत? अरे कुछ तो बोल दो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये जेईई मेंस में क्वेश्चन पूछा गया चीज़ है ये, ठीक है, कि कितना मिनिमम फोर्स लग रहा है दो चार्जों के बीच में। अब कूलम्ब्स लॉ हम लोग समझ गए है ना, कि क्या होता है के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर हो गया है ना। क्या बताए थे इसमें, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन है ना, सेम चार्ज रिपेल, अनलाइक चार्ज, लाइक चार्ज रिपेल और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करेगा। अब यही चीज़ देखो, ये फालतू क्वेश्चन सब हम लोग थोड़ा अभी दो ही करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि हमको स्टैंडर्ड क्वेश्चन करना है, क्योंकि यहाँ से कुछ क्वेश्चन आने वाला नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? मान लो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, सब करता है, तो थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया होना चाहिए ना, तब तो हम लोग अच्छा क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ए साइड कितना हो गया, ए, तो यानी कौन सा ट्रायंगल हो गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया कि नहीं हो गया? इक्विलैटरल ट्रायंगल में अब यहाँ पे मान लो कि सब पे चार्ज क्या है, मैग्नीट्यूड सबका सेम कर दो। क्या कर दो? सेम कर दो। अब कहेगा कि किसी भी चार्ज पे, किसी भी एक चार्ज पे आपको हमको एफ नेट निकाल के दे दीजिए। क्या निकाल के दे दीजिए? एफ नेट निकाल के दे दीजिए। समझ में आया कि नहीं आया? कोई लोचा है क्या इसको समझने में? अब हम लोग जानते हैं ना कि ये क्या है, पॉजिटिव, ये भी क्या है, पॉजिटिव, तो ये इसको रिपेल करेगा, हम इस पे निकाल लेते हैं है ना। ये क्या है, पॉजिटिव, और ये भी क्या है, पॉजिटिव, तो ये इसको क्या करेगा, इसके हम रिपेल करेगा कि नहीं करेगा। तो हम इसको नेमिंग कर देते हैं 1 2 3, ठीक है। तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 3 और फोर्स ऑन 2 ड्यू टू फर्स्ट। कोई आपत्ति है इसको समझने मेरे भाई? हाँ, तो यहाँ से क्या मैग्नीट्यूड समझ में आया बताओ, के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, और यहाँ से भी मैग्नीट्यूड क्या समझ में आया, के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। कोई आपत्ति? यानी हम लोग कह सकते हैं कि इधर भी मैग्नीट्यूड जो है ना, इसको यदि हम क्या कह दें, एफ, तो इसको भी हम क्या कह देंगे, एफ कह देंगे कि नहीं? कोई आपत्ति? शायद नहीं आया। चलो अब एक चीज बताओ, फोर्स है कौन सा क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी ना, तो हम इसको क्या करेंगे, वेक्टर एडिशन की तरह यूज करेंगे, वेक्टर की तरह। अब नेट फोर्स हमको चाहिए, क्या चाहिए, नेट फोर्स हमको चाहिए, तो क्या करेंगे, रिजल्टेंट फोर्स निकाल लो। तो हम यहाँ पे लिख लें एफ नेट। अरे नहीं पल्ले पड़ा, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ इतना? अब ये चीज़ देखो, तो यहाँ पे हम लोग एफ नेट के लिए क्या लगाएंगे, अच्छा पहले ये एंगल इक्विलैटरल है तो 60-60 होता है, कोई रॉकेट साइंस है नहीं, ये भी 60 हो गया। तो हम लोग जानते हैं कि एफ नेट बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर कॉस थीटा। क्योंकि हम लोग जानते हैं ना, वेक्टर में कोई भी वेक्टर मान लो ए और बी, दो वेक्टर है ए और बी, उसका रिजल्टेंट निकालना है, तो आर वेक्टर क्या होता है, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा होता है कि नहीं होता है? तो सेम चीज़ यहाँ लगा दिए हैं भाई, वेक्टर रूल्स। अब एक चीज़ बताओ कि कहाँ तुमको लग रहा है कि कूलम्ब्स लॉ है, केवल कूलम्ब्स लॉ क्या लिखे, के क्यू स्क्वायर बार हो गया खत्म, उसको एफ लिख दिए ना फोर्स, फिर से न्यूटन जी आ गए, फिर से क्या आ गया, वेक्टर आ गया, नहीं आया समझ में? कूलम्ब्स लॉ का कोई काम नहीं है, बस एक वैल्यू लिखना है, के क्यू स्क्वायर बाय आर, या के क्यू1 Q2 बाय आर स्क्वायर, बस हो गया, खेला खत्म, और कोई काम का नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? तो अब यहाँ से कितना आ जाएगा बताओ, कॉस थीटा कितना होता है, 60 पे हाफ नहीं होता है जी, हाफ होता है, तो हाफ से कट गया, तो √3f आ जाएगा, सीधे √3f, और √3f का वैल्यू अपने को पता है। बताओ कौन सा रॉकेट साइंस हो गया? हाँ, नहीं आया शायद समझ में। अब यही चीज़ तुमसे पूछता कि इसका डायरेक्शन किधर है,
हम मैग्नीट्यूड निकाल पाए हैं, डायरेक्शन नहीं निकाले हैं। नहीं आया समझ में? तो हम लोग वैसे मैथ ये वेक्टर में हम लोग पढ़ा देते हैं कि इक्वल यदि मैग्नीट्यूड हो ना तो जो रिजल्टेंट जो होता है ना वो बीचों बीच होता है। इक्वल मैग्नीट्यूड हो तो रिजल्टेंट क्या होता है? बीचों बीच। यानी इधर से कितना होना चाहिए? 30 और इधर से भी कितना होना चाहिए? 30 डिग्री होना चाहिए। बात समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत? तो हम लोग का इसका डायरेक्शन कितना किधर आया? 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, नहीं यहाँ से इधर जाओगे है ना, हाँ सॉरी क्लॉकवाइज, है ना? कोई दिक्कत? और एफ इस एफ से 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। डायरेक्शन क्लियर है कि नहीं है? कोई दिमाग में है जो ऐसा क्वेश्चन? हाँ तो डायरेक्शन कैसे लिखोगे बताओ? तुम्हें कुछ है लग रहा है कि हाँ लिख दे, क्योंकि यहाँ पे तुम आई कैप जे कैप यूज नहीं कर सकते, है ना? अरे टेन थीटा वाला वैल्यू नहीं याद है? क्या बताए थे? टेन अल्फा जिसके अलोंग निकालते हैं अपना, इसके अलोंग निकालना है ना, तो क्या लिख दिए? इसके अलोंग निकालना है ना, तो सामने वाला का लिखते हैं ना, है ना? तो F2 3 साइन थीटा अपॉन F2 ड्यू टू फर्स्ट प्लस F2 3 और कॉस थीटा। हो गया? नहीं आया समझ में? हाँ कोई दिक्कत है इसको समझने में? सो बताओ। अरे बोल दो। अरे यहाँ देखो ये कॉमन आ जाएगा, सेम मैग्नीट्यूड है तो ये कट के हट जाएगा कि नहीं हट जाएगा? तो यहाँ पे कॉस थीटा ना, तो कॉस √3/2 1/1/2 नहीं होगा? तो यहाँ से कितना आ जाएगा बताओ? √3/3 आएगा कि नहीं आएगा? और √3 का वैल्यू कितना? √3/3 का वैल्यू कितना हो गया? 1/√3। और अल्फा कितना हो जाएगा? 1/√3 कितना होता है अल्फा? हाँ 30 डिग्री नहीं आया? देखो रोकेशन से यही चीज़ हम लोग वहीं पे वेक्टर में पढ़ लेते हैं कि जब ये दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड क्या हो? सेम हो, तो किधर कैसा करेंगे? उसका रिजल्टेंट बीचों बीच निकाल दे, मिडिल बाइसेक्टर से निकाल दीजिए। कोई दिक्कत? शायद आई थिंक क्लियर हो गया होगा आप। चलो चलो देखो अब ये क्लॉक है ना? क्लॉक का जितना नेमिंग होता है ना, 12 1 2 12 ऐसे करके, रुको, यहाँ पे कितना 3 और यहाँ पे कितना 6 और यहाँ पे कितना 9 है ना? इसको 2 बाइसेक्टर से हो गया ना? 4 5 7 8 9 10 11। और हम लोग मानते हैं कि है इस पे जितना आवर का है ना, सब पे उतना ही कूलम्ब है। कितना है? उतना ही कूलम्ब चार्ज है। समझ में आया? है ना? तो अब हमको इसके सेंटर पे कोई चार्ज 1 कूलम्ब है। कितना? 1 कूलम्ब। अब कह रहा है कि इस पे एफ नेट कितना होगा ये फाइंड आउट कीजिए, है ना? एट सेंटर। समझ में आया? तो अब यहाँ पे गौर से थोड़ा सा देखना, अपने आप विजुअल क्लियर हो जाएगा। ठीक है? देखो ये सर्कल है ना, घड़ी जो होता है वो सर्कुलर होता है ना जी। अब इसका कुछ ना कुछ रेडियस होगा कि नहीं होगा? अरे रेडियस होगा ना भाई। तो मान लो ना रेडियस कितना है? आर नहीं है जी यार? तो हर एक के बीच का सेपरेशन क्या हो गया? सेम नहीं हो गया? आर कोई दिक्कत है? अब ये जो फोर्स लगाएगा नहीं तो सेम डिस्टेंस पे है ना सब? कोई दिक्कत है इसको समझने में? अब यहाँ देखो ये जो लगाएगा वो इधर लगाएगा, फोर्स लगाएगा कि नहीं लगाएगा? और बस पहले हम अभी इसको ऑब्जर्व करते हैं 6 और 12 को। ठीक, तो इधर फोर्स कितना लगाएगा बताओ तो? K1 × 12/r² लगेगा कि नहीं लगेगा? अरे कुछ तो बोलो। तो 12K/r² लगा कि नहीं लगा? सिमिलरली 6 कूलम भी इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा कि नहीं लगाएगा? वो कितना लगाएगा? K1 × 6/r²। नहीं लगेगा? तो यहाँ पे कितना हो गया?
6k² और यहाँ पे कितना हो गया 12k² नहीं आया। अरे कोई दिक्कत है इसको समझने में? तो एक चीज बताओ, इतना मान लो कि 12 न्यूटन फोर्स नीचे और 6 न्यूटन फोर्स ऊपर, तो नेट न्यूटन कितना और किधर? 6 और नीचे। कोई आपत्ति है इसको समझने में थोड़ा सा? अरे नहीं आया, नहीं आया, चलो क्लियर है कि नहीं है? तो यानी हम यहाँ पे कह सकते हैं ना कि नेट फोर्स अपने इधर आया कितना 6kr², इसी को कह दे F। कोई आपत्ति है इसको समझने में? फिर से यहाँ से देखना, इसको मिटा दूँ अब? हाँ, अब यहाँ देखो, देखो इसके अपोजिट में ना, देखो यहाँ पे यदि गौर करेगा ना तो एक चीज तुमको समझ में आएगा, इसके और इसके बीच में गैप कितना, मतलब डिफरेंस कितना 6 का ना, 6 है, 6 इसमें और इसमें कितना है 6 का है ना। तो जितना डिफरेंस है ना, और ये बड़ा मैग्नीट्यूड हमेशा लोअर मैग्नीट्यूड की ओर उसका डायरेक्शन होगा, है होगा कि नहीं होगा? तो इस दोनों में बड़ा कौन है 12, तो इस पे जो नेट फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा 6 के तरफ लगेगा। कोई दिक्कत है? नहीं आया सर समझ में? कोई दिक्कत? फिर यहाँ देखो, अब सेम चीज़ हम यहाँ पे कहने वाले हैं कि अब इस दोनों में मैग्नीट्यूड में कौन बड़ा 7, डिफरेंस कितने का 6 का ही है कि नहीं है? तो नेट फोर्स 1 के तरफ या 6 के तरफ? 1 के तरफ। कोई दिक्कत है? तो इधर लगेगा फिर से F तुम्हारा, नहीं लगेगा? अब देखो 2 और 8 होगा, नहीं होगा? 2 और 8 होगा, तो 2 और 8 के बीच डिफरेंस कितना 6 की तरफ 6 होगा ना। फिर से 6 के आ गया कि नहीं आ गया? अब बताना कि 8 और 2 में से डायरेक्शन किधर होगा, 8 की तरफ या 2 की तरफ? 2 कूलम की ओर। अब 3 और 9, 3 और 9, अब डायरेक्शन इसमें किधर होगा 3 की ओर। सेम चीज 10 और 4, 5 और 11, तो सब के बीच का गैपिंग कितना है, डिफरेंस कितना है 6 का। तो यहाँ से यानी सब पे F F F F लगा दें। नहीं आया शायद समझ में किसी को? हाँ, तो देखो यहाँ से ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। नेट फोर्स यही है कि नहीं है? और सब पे कितना है F F F F F है ना। अब एक चीज बताओ, इसके और इसके बीच का एंगल कितना है 30 है कि नहीं है जी? और इसके बीच का भी कितना है 30। अब देखना इस F का जो एक कंपोनेंट आएगा इधर वो कितना आएगा F cos 30, और इसका भी एक कंपोनेंट आएगा वो कितना आएगा F cos 30 आएगा कि नहीं आएगा? अरे कुछ तो बोल दो। अब इसी का एक इधर कंपोनेंट आएगा F sin 30 और इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा F sin 30। क्या ये एक दूसरे को कैंसिल कर लिए? नहीं आया। तो नेट फोर्स किधर हो गया? इधर हो गया 2F cos थीटा, और एक F तो लग रहा ही था। अब ये सॉल्व हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक देखो ये कितना है 60, सिमिलरली ये भी कितना है 60। तो अब यहाँ पे जो F लगेगा इसके वजह से F cos 60, और इसके वजह से किधर लगेगा F cos 60। सिमिलरली इसके वजह से इधर कितना लगेगा F sin 60, और इसके वजह से इधर कितना लगेगा F sin 60 डिग्री। तो क्या फिर से ये एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे? नहीं आया। तो एक फोर्स और इधर लगेगा कितना 2F cos 60 लगा कि नहीं लगा? अब इस फोर्स को कोई कैंसिल करने वाला है जो F लग रहा था पहले 12 और 6 के वजह से? नहीं। तो ये लग गया तुम्हारा F। कोई दिक्कत है? नहीं आया समझ में? अब यहाँ से देखो cos 30 है ना, तो इसका √3 ये हो गया F और ये हो गया √3/2, तो 2 से 2 कैंसिल, √3F, और ये कितना होगा 60, तो प्लस F हो गया कि नहीं हो गया? तो यानी इधर जो लग रहा है वो नेट फोर्स कितना लग रहा है 2F प्लस √3, या ये लिख लो 2 प्लस √3F, और इधर कितना लग रहा है F।
लग रहा है कि नहीं लग रहा है? और दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 है कि नहीं है? अरे नहीं आया, कोई दिक्कत है इसको समझने में? अब बताओ वेक्टर के रूल्स की तरफ से हम लोग ये फाइंड आउट कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? कोई दिक्कत है क्या इसको समझने में? थोड़ा सा भी क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो अब इस टाइप से क्वेश्चन बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे? कहीं भी रहे तो कोई दिक्कत करेगा? चलो छापो। कहाँ मार्कर चल रहा है बे? लिखो वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। कोई दिक्कत है ना? अब यहाँ देख लो, पहले छोटा छोटा सा चीज़ है, हम लोग अच्छा से पढ़ लेंगे इसको, है ना? देखो यहाँ पे कोई चार्ज है, ठीक, और एक कोई यहाँ पे चार्ज है, ठीक है। तो ओरिजिन से इसका पोजीशन होगा ना कुछ, तो ये हो गया तुम्हारा x और ये हो गया तुम्हारा y। तो ओरिजिन से इसको क्या करो, एरो करो, यहाँ पे ले लो q1 और यहाँ पे ले लो q2। तो इससे इसको क्या करो, यहाँ से ये पोजीशन वेक्टर मिल गया, नहीं मिल गया? तो इस पोजीशन वेक्टर को क्या कहेंगे? r1, और इसको कह लो पोजीशन वेक्टर r2, ठीक। अब हमको निकालना है ना ये जो फोर्स लगेगा यहाँ पे, है ना। सबसे पहला चीज़ कि वेक्टर फॉर्म हम लोग कब यूज करेंगे? जब देखो x एक्सिस में और y एक्सिस में था, यानी प्लेन में था। एक प्लेन में था तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी 2D में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अपना बुद्धि काम करके हाँ भाई इधर फोर्स लगेगा, है ना, वो आराम से निकल जाता था। हम लोग अभी जस्ट थोड़ा देर पहले देखे हैं, नहीं। बट अब क्या है, ये जो चार्ज है अब 3D में है ना। किस में है? 3D में। उसमें आई कैप, जे कैप और के कैप होगा, नहीं। अब तो परफेक्टली किस साइड में है ये बताना हमारे लिए टफ हो गया ना, नहीं। पहले तो दो साइड था, या तो इधर जाएगा या तो इधर जाएगा, नहीं, या तो इधर जाएगा या तो इधर जाएगा, इतना ही है ना, फिक्स था। लेकिन अब तो किधरों भी जा सकता है ना। आई कैप बढ़ गया, ज़्यादा हो गया तो आई कैप की तरफ जाएगा, नहीं। वाई वाला मैग्नीट्यूड बढ़ गया तो वाई की तरफ जाएगा, जेड वाला बढ़ गया तो जेड की तरफ, यानी एक्स वाई जेड में हमारा क्या रहेगा? कन्फ्यूजन रहेगा, है ना। उसको दूर करने के लिए हम लोग कौन सा फॉर्म पढ़ ले? वेक्टर फॉर्म पढ़ लेते हैं। और वेक्टर फॉर्म से क्या मिल जाएगा अपने को? डायरेक्शन मिल जाएगा। मैग्नीट्यूड तो वैसे ही मिल जाने हैं, नहीं आया समझ में? कि इस दो पॉइंट के बीच में सेपरेशन अपने को पता कर लेना है, और मैग्नीट्यूड तो पता ही होता है ना, तो के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर लगा देना, मैग्नीट्यूड निकल गया। बट प्रॉब्लम कहाँ था? डायरेक्शन। इसीलिए हम लोग किसको यूज कर रहे हैं? वेक्टर फॉर्म। और वेक्टर फॉर्म क्या है? डायरेक्शन का ही तो है खेला, नहीं आया सही समझ में? चलो, तो अब देखो हम लोग कर रहे हैं, निकाल रहे हैं यहाँ पे ये। तो फोर्स ऑन टू ड्यू टू फर्स्ट, तो जिस चार्ज पे, क्या बोले हम? जिस चार्ज पे फोर्स हम निकालेंगे उसके तरफ क्या लगाएंगे? एरो। नहीं आया सही समझ में किसी को? क्या बोले हम? तो जिस चार्ज पे हम फोर्स लगाएंगे उसके तरफ क्या लगाएंगे? एरो लगाएंगे। तो एरो कर दिए, है ना। तो ये भी मान लेते हैं कोई ना कोई वेक्टर होगा, नहीं होगा? तो मान लिए वेक्टर क्या? आर। हो गया कि नहीं हो गया? अब देखो हम क्या बोले थे? सेम ऑर्डर, टेल हेड टेल हेड, यानी सेम ऑर्डर हो गया कि नहीं हो गया? बट इसके लिए देखो ये क्या है? टेल, और यहाँ पे क्या है? हेड टू हेड। नहीं आया समझ में? टेल टू टेल, हेड टू हेड, यानी ये क्या हो गया? टेल टेल, हेड हेड, अपोजिट इन ऑर्डर। नहीं हो गया? तो हम क्या बताए थे? वेक्टर लॉ क्या कहता है? जो सेम ऑर्डर में रहता है ना उसको सम कीजिए और अपोजिट ऑर्डर के बराबर कर दीजिए, माइनस नहीं, बराबर कर दीजिए, यही ना रिजल्टेंट हो जाएगा आपका। नहीं आया सर समझ में? कोई बात नहीं, देख लो ये वेक्टर क्या हो गया? ए। क्या हो गया? ये वेक्टर ए, और ये वेक्टर क्या हो गया? बी। अब इसका जो रिजल्टेंट निकालोगे तो वो यही वेक्टर ना, आ रहे ना, यही होगा ना। तो देखो ये तो सेम ऑर्डर में हो गया कि नहीं हो गया? ऐसे करके चलते जा रहे हैं, नहीं। लेकिन ये क्या हुआ? अपोजिट ऑर्डर हो गया कि नहीं हो गया? तो इसके सम के बराबर है ना। तो यही चीज देखो, यूं यूं गए कि नहीं गए? और एक समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत है? तो हम लोग यहाँ पे एक लाइन लिख सकते हैं कि वेक्टर R1 प्लस वेक्टर R बराबर वेक्टर R2। नहीं आया? तो चलो, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ना कि वेक्टर R बराबर वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। नहीं आया? तो ये क्लियर है कि नहीं है?
हाँ, तो वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड ये क्या बोले, वेक्टर आर भी अब आपको मिल गया। वेक्टर आर क्या था, अननोन था ना, ये तो पोजीशन वेक्टर था, नोन था, लेकिन इस दोनों के बीच में क्या था ये तो अपने को पता नहीं था, लेकिन वेक्टर रूल से अब पता चल गया कि नहीं चल गया अपने को? अरे कुछ तो बोलो। सब एनर्जी क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है सर। अब एक चीज बताओ यहाँ से कि अब इस पे यदि ये फोर्स लगाएगा वो किधर लगाएगा, इसकी और एफ लगेगा कि नहीं लगेगा? अरे कुछ तो बोलो। तो वो कितना लगेगा मैग्नीट्यूड में, के Q1 Q2 बाय इस बीच का सेपरेशन R, तो मोड R का स्क्वायर। कोई दिक्कत है इसको समझने में थोड़ा सा भी? हाँ, अब हम लोग वेक्टर में पढ़ चुके होते हैं, है ना। अच्छा एक चीज बताओ, फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो किधर होगा, लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग ना, लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग। यदि ये हमको R का डायरेक्शन पता चल जाए ना, किसका, वेक्टर R का डायरेक्शन पता चल जाए तो फोर्स का डायरेक्शन हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे भाई, चाहे जैसे भी हो। नहीं आया शायद समझ में, कोई दिक्कत है? क्योंकि हम लोग जानते हैं ना कि वेक्टर R और फोर्स क्या है, एक दूसरे के पैरेलल, है ना। तो पैरेलल इसका यदि इधर राइट साइड है ना, या लेफ्ट साइड जो भी मान लो कोई भी साइड, इस साइड यदि इसका है और ये भी क्या है इसके पैरेलल है, तो इसका भी किधर बढ़ना पड़ेगा, इसी साइड जिस साइड ये बढ़ेगा। नहीं आया समझ में? क्लियर है कि नहीं है ये चीज? तो अब वेक्टर सबसे वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, जैसे मान लो ये कोई वेक्टर ए है और इसको क्या करना है, अपने को रिप्रेजेंट करना है ना। तो वेक्टर ए लिख दो और वेक्टर के पास होता क्या है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो लो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड हो गया, और डायरेक्शन के लिए हम लोग कौन सा वेक्टर यूज करते हैं, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर किसका क्यों यूज करते हैं, डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए। तो ए कैप हो गया कि नहीं हो गया? अरे कोई पल्ले नहीं पड़ा, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो अब बताओ कि F on 2 ड्यू टू फर्स्ट के अलोंग क्या हो गया, के Q1 Q2 बाय R का स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया? अब इसका जो हमको डायरेक्शन फाइंड आउट करना है वो किसके अलोंग, इस R वेक्टर के अलोंग। तो इसका यदि डायरेक्शन हम लोग को फाइंड आउट करना है तो क्या लगाएंगे, कैप, उसका कैप लगा देंगे कि नहीं लगा देंगे उस वेक्टर का? बात नहीं आया सही समझ में? तो के Q1 Q2 बाय वेक्टर R को यहाँ से क्या लिख सकते हैं, R कैप को वेक्टर R अपॉन, नहीं पल्ले पड़ा, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, के Q1 Q2 बाय मॉड R का होल क्यू इंटू वेक्टर R। अब देखो डायरेक्शन भी पता चल गया कि नहीं चल गया? देखो जिधर R का डायरेक्शन है उधर ही F का डायरेक्शन। नहीं आया समझ में? अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम होता है, थोड़ा सा देखो उसके बाद कोई दिक्कत नहीं हो। यहाँ देखो जिधर है वो तो पता चल गया कि हमको, हाँ भाई पॉजिटिव पॉजिटिव है, नेगेटिव नेगेटिव है, तो रिपल्सन करेगा नहीं। मान लो पॉजिटिव निगेटिव हो गया, क्या हो गया, पॉजिटिव निगेटिव हो गया, नहीं। तो अब जब ये निगेटिव हो गया तो इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा ना, अब तो इधर लगेगा, नहीं लगेगा, तब तो ये चीज़ नहीं दे पाएगा ना, क्योंकि हमको तो निकालना है इसी पे। तो अब ये चीज़ गलत ना हो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखो, तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू फर्स्ट को लिखते हैं के Q1 Q2 बाय मॉड वेक्टर R का Q इंटू वेक्टर R, है ना। तो इसको क्या कर दो कि विथ साइन लिख दो, क्या लिख दो, विथ साइन, है ना। और ये वेक्टर R क्या है, वेक्टर R कहाँ है, जिस पे हम लोग फोर्स निकालते हैं ना उसके तरफ का डायरेक्शन होना चाहिए। नहीं आया समझ में? क्या बोले हम, जिस पे हम लोग फोर्स निकालते हैं ना उसका ये पोजीशन है। बात क्लियर है कि नहीं है ये चीज़? जैसे अभी हम लोग इस पे निकालते, किस पे निकालते, इस पे। बात समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा यहाँ पे देखो, ये तो क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? R कहाँ पे होना चाहिए, वेक्टर R का जो हेड है ना, हम क्या बोले, वेक्टर R का जो हेड है वो कहाँ होना चाहिए, जहाँ पे फोर्स निकाल रहे हैं वहाँ पे, बस और कुछ नहीं सोचना है। क्या बोले, वेक्टर R का कहाँ होना चाहिए, जिस चार्ज पे हमको फोर्स निकालना है उधर तरफ क्या रखना है, अपने को हेड रखना है, वेक्टर R का हेड रखना है। बात क्लियर है कि नहीं है?
अब यहाँ पे देखो एक चीज कि देखो ये वेक्टर आर हो गया, इस साइड हो गया। अब पॉजिटिव है तो इसके विथ साइन रख देंगे तो कोई लोचा नहीं है। अब देखो कोई कोई सीधे क्या करता है ना, आर को क्या लिख सकते हैं, वेक्टर आर को वहां से पहला जो लिखे हैं हम लोग, तो के Q1 Q2 किसी किसी बुक में देखना, ये फालतू चीज सब है, अपने को इस पे काम करना है, उस पे नहीं, है ना। तो वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 का होल क्यूब और वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 हो गया। खेला खत्म कि नहीं, कोई दिक्कत है। ये R2 माइनस R1 है ना, तो देखो 2 कहाँ पे बताता है, जहाँ पे हमको फोर्स चाहिए। R2 कहाँ पे बताता है, जहाँ पे हमको फोर्स चाहिए, उतना माइनस टेल है कि नहीं है। तो हमेशा जब भी तुमको क्वेश्चन आए, क्या आए, क्वेश्चन आए, तो अपने को हेड माइनस टेल कर लेना है। क्या कर लेना है, हेड माइनस टेल कर लेना है, और Q1 Q2 बाय लगा ही देना है, उसका मैग्नीट्यूड आ जाए। फोर्स ड्यू टू सेकेंड, तो फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड। अच्छा तुम ही लोग बताएगा, ठीक है। अभी जो जो चीज़ हम बताए हैं ना, तो उस चीज़ को समझो, ठीक। सबसे पहला चीज तो के Q1 Q2 लिखोगे ही, लिखोगे कि नहीं लिखोगे, या कोई दिक्कत है? नो सर। तो के Q1 Q2 लिख दिए। आर स्क्वायर, यदि इसका डायरेक्शन क्या कर दिए हो आप, चेंज कर दिए हो ना, नहीं कर दिए, तो चेंज करने से क्या हो गया बताओ। अब हमको इधर का डायरेक्शन करना है ना, तो हम बताए हैं कि क्या ये आर वेक्टर चेंज हो गया, डायरेक्शन चेंज हो गया, मैग्नीट्यूड तो सेम ही है, तो मैग्नीट्यूड क्या लिखोगे, क्यों कर दो, क्या फर्क पड़ता है, नहीं आया समझ में, इंटू वेक्टर आर। और ये क्या है, वेक्टर आर क्या है, जिस पे से निकाले हैं ना, उसमें से ना माइनस करेंगे टेल वाला को। यहाँ पे एरो हो गया और यहाँ पे टेल हो गया, तो यहाँ से बता दो क्या आ गया, के Q1 Q2 बाय R1 हो गया कि नहीं हो गया, माइनस का R2 माइनस सॉरी R1 माइनस R2। कोई दिक्कत हो गया क्या, नहीं आया सही समझ में आप लोग को? चलो लिखो, इधर देख, फाइंड आउट फोर्स ऑन 10 कूलम चार्ज एट, कोऑर्डिनेट क्या दे दिया है 7,6,5 है ना, ड्यू टू माइनस 2 कूलम चार्ज एट कहाँ पे 9,2,1 पे। कोई दिक्कत? अब देखो, यानी यहाँ पे कोई चार्ज है पॉजिटिव जिसका वैल्यू है 10 कूलम, और यहाँ पे है कोई निगेटिव चार्ज जिसका वैल्यू है 2 कूलम, माइनस 2 कूलम ने माइनस तो दे दिए ना, निगेटिव चार्ज है नहीं, ये साइन क्या बताता है, निगेटिव है या पॉजिटिव है ना, मतलब प्रोटॉन है या इलेक्ट्रॉन है, नहीं, बाकी बात तो मैग्नीट्यूड है। क्या है, मैग्नीट्यूड है। ऐसा थोड़ी है माइनस 2 कूलम गड्ढा खोद के है, बात समझ में आया, कोई दिक्कत इसको समझने में? अब यहाँ पे देखो, इसका कोऑर्डिनेट कितना दे दिया है 9,2,1, सॉरी कोई बात नहीं, तो इसी को 2 ले लो और इसी को 10 कर दो, इसको प्लस कर दो, इसको माइनस। अब इसका कितना है 7,6,5 है ना, कोऑर्डिनेट इतना ही है ना। अब किस पे अपने को फाइंड आउट करना है, चार्ज फोर्स ऑन 10 कूलम ना, यानी इसके वजह से इस पे, तो इसके वजह से इस पे, तो ये तो अट्रैक्ट करेगा। नहीं आया शायद समझ में यार, हाँ कोई दिक्कत है इसको समझने में? तो अब हम यहाँ से देखो, तो फोर्स किस पे निकालना है, जिस पे निकालना है उस पे क्या डाल दो, एरो, नहीं डालते हैं एरो, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया अपने को 7, 6, 5, इसका कोऑर्डिनेट हो गया 9, 2, 1। कोई दिक्कत है इसको समझने में? तो अब हम लोग वेक्टर फॉर्म में क्या पढ़े हैं, फोर्स ऑन 10 कूलम ड्यू टू 2 कूलम है ना, माइनस 2 कूलम, तो कितना हो जाएगा के Q1 Q2 बाय, ये मान लो वेक्टर R है, Q इंटू वेक्टर R, यही लिखते हो ना। तो K का वैल्यू 9 इंटू 10⁹, Q1 का वैल्यू 2 या -2, -2, क्या बोले थे विथ साइन, तो -2, Q2
10, कोई आपत्ति? अच्छा, वेक्टर आर लिखोगे ना, तो वेक्टर आर लिखने के लिए क्या लिखते हैं हम लोग? जहां पे एरो होता है उतना माइनस ना टेल से, हेड माइनस टेल करते हैं। तो 7 माइनस 9 कितना? -2 नहीं आया, तो कितना हो गया? -2 आई कैप। कोई रॉकेट साइंस है? 6 -2 तो कितना? 4 प्लस या माइनस? प्लस 4 जे कैप। 5 माइनस 1 तो प्लस 4 के कैप। हो गया कि नहीं हो गया? अब इसी का यदि हमको क्या कहे मैग्नीट्यूड, तो कितना लिख देंगे? 4 प्लस 16 प्लस 16 नहीं हो गया? तो कितना हो गया? 6 हो गया कि नहीं हो गया? लग नहीं रहा यार, कोई दिक्कत है? तो इसी का 6 का ही तो क्यू है, यहाँ पे नहीं है 6 का क्यू। और यहाँ पे क्या लिख देंगे? -2i कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 4 के कैप। कोई आपत्ति है भाई रे? नहीं आया सर समझ में किसी को? तो एफ नेट कितना आ गया बताओ? इतना से मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी है ना, इसको के ही रहने दो, तो कितना हो गया? माइनस, यहाँ सीधे लिख दो कितना? 20 के अपॉन 6 का क्यू, और इसमें माइनस है ना, इसमें साइन चेंज कर दो, तो प्लस 2i कैप माइनस 4 जे कैप माइनस 4 के कैप। कोई आपत्ति है भाई बताओ तो? एफ नेट क्या यही हो गया कि नहीं हो गया? अरे कुछ तो बोल दो। सही है ना हम लोग? अब मैग्नीट्यूड इसका निकालने के लिए कहेगा तो कैसे करोगे? ये तो मैग्नीट्यूड है ना, ये इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए आई कैप में आएगा, इसको फिर इससे मल्टीप्लाई कीजिए जे कैप में आएगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए फिर के कैप में आएगा कि नहीं आएगा? और फिर जब मैग्नीट्यूड आएगा तो इसका इतना गुने इतना का होल स्क्वायर, इतना गुने इतना का होल स्क्वायर, इतना गुने इतना इसका रूट में आ जाएगा। क्या चीज? ये है ना, तो ये 9 × 10⁹ है ना, इसी को तो के है ना। कोई दिक्कत है? तो बन जाएगा इस टाइप से क्वेश्चन ना, बना लेना सब। सुपर पोजीशन प्रिंसिपल लिखना उखना बाद में कुछ नहीं है, बस समझ लो कि एक्चुअली है क्या ये। ठीक, ये कुछ नहीं है, जहाँ भी है ना ग्रुप ऑफ एक पार्टिकल है, मान लो यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल है ना, पॉइंट चार्ज यहाँ पे है, और 10 गो यहाँ पे है, बाहर में कितना है? 10 है। तो इसके लगा के, अच्छा एक चीज़ बताओ सुनो, एक रूम है और एक रूम में कितना 13 चार्जेज हैं। कितना? अरे कुछ तो बोल। कितना चार्जेज है? 13 चार्ज है। अब 13 चार्ज है तो हमको एक चार्ज पे निकालना है नेट फोर्स कितना होगा, है ना? तो उस चार्ज पे कितने फोर्स लग रहे होंगे? 13 चार्जेज हैं। कितने हैं? 13 चार्जेज, और एक बॉक्स में 13 चार्जेज है, और हमको बोल रहा है कि कोई एक चार्ज पे, कोई भी 13 है उसमें से किसी एक चार्ज पे नेट फोर्स निकाल के हमको दीजिए। तो सबसे पहले तो हमको ये मालूम होना चाहिए कि उस पर कितने फोर्सेस लग रहे हैं। तो कितने लग रहे हैं? कोई आपत्ति है? तो जो हम उस रोज बताए थे ना कि जब भी फोर्स लगता है तो अपने आप पे तो हम फोर्स नहीं लगाएंगे ना। जैसे तुम लोग है, इतना है ना हम लोग, और हम पे नेट फोर्स निकालना है, तो क्या मैं अपने वजह से अपने पे फोर्स निकाल लूंगा? नहीं ना। तुम लोग जितना फोर्स लगाएगा मेरे पे, है ना, तो वो होगा फोर्स नेट लगेगा, है ना। तो यानी 20 है तो 20 माइनस 1 है ना, 100 है तो 100 माइनस 1 टोटल, है ना। यानी ये कह सकते हैं n है तो फोर्सेस कितना होंगे? n माइनस 1। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है कि नहीं? अब मान लो कि कोई एक पॉइंट, ये चार्ज यहाँ है, कोई दिक्कत? अब एक चार्ज यहाँ हो गया, 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 है ना। यहाँ देखना भाई, इसके वजह से
इस पे फोर्स लगेगा इधर, इसके वजह से इस पे यहाँ पे हम लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6। कोई दिक्कत? हाँ, ठीक है। तो 1 के वजह से इधर, सॉरी 2 के वजह से इधर, 1 के वजह से इधर, 3 के वजह से इधर, 4 के वजह से इधर, 5 के वजह से इधर, 6। यानी ये हो गया F6 F5 F4 F3 F2 F1। हो गया कि नहीं हो गया? लग नहीं रहा या किसी को? है ना? तो अब इस पे कहेगा कि F नेट कितना है। क्या बोले हम? F नेट कितना है। तो F नेट जो होगा ना, वो होगा इस सारे इंडिविजुअल वेक्टर, यानी ये क्या बोलूं, सारे चार्जेज जो इस चार्ज पे फोर्स लगा रहे हैं इंडिविजुअली, क्या बोलेंगे? ये जो फोर्स है F2 वो इंडिविजुअल है ना, चार्ज 2 का। ये जो F1 है वो इंडिविजुअली फोर्स है ना, चार्ज 1 का। नहीं आया समझ में शायद? तो इस सब का वेक्टर सम क्या होता है? वेक्टर सम। बात समझ में आया कि नहीं है? यानी समेशन मतलब वेक्टर फोर्स फर्स्ट, फोर्स 2, फोर्स 3 प्लस डॉट 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 प्लस फोर्स कितना है 6 तक। ये सारे का कैसा समेशन हो गया? वेक्टर समेशन हो गया, है ना। और वो भी सारे का सारा फोर्स क्या है? इंडिविजुअल है। अब यहाँ पे फिर से एक बात रिकॉल करवाते हैं जो थोड़ा देर पहले बताए थे। क्या F1 जो फोर्स चार्ज 1 की वजह से लग रहा है F1, क्या इस पांचों के रहने से कोई फर्क पड़ता है उस पर? नहीं पड़ता भाई, है कि नहीं है? इसीलिए क्या कहे हैं हम इसमें? इंडिविजुअल। क्या बोले हम? इंडिविजुअल यूज किए हैं ना। तो इंडिविजुअल फोर्स को क्या कीजिए? वेक्टर समेशन कीजिए। क्या कीजिए? वेक्टर समेशन कीजिए। तो यही इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सुपर पोजीशन प्रिंसिपल। बताओ कौन सा रॉकेट साइंस इसमें हो गया? हाँ, समझ में आया कि नहीं आया? तो हो गया कि नहीं हो गया सुपर प्रिंसिपल? तो इसमें कोई समझने वाला चीज है? क्या करना है अपने को? सब पे एक इंडिविजुअली फोर्स निकालना है और कैसा समेशन करना है। ऐसा नहीं कि इसका 10 आ गया, इसका 2 आ गया, इसका 5 आ गया, इसका 1 आ गया और सबको लेके जाकर जोड़ दिए। भाई वो स्केलर है। नहीं आया समझ में? तो ये क्या है? इंडिविजुअली वेक्टर समेशन करना है। कैसा समेशन करना है? ये जो क्या करना है, इसको वेक्टर सम करना है ना। कोई दिक्कत है इसको समझने में थोड़ा सा भी? तो ये सुपर प्रिंसिपल समझ में आ गया कि नहीं आ गया? छापो इसको जल्दी से।